आज अपना 12वां दिन है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत के जो चुनाव आयोग है, केंद्रीय चुनाव आयोग, कैग और यूपीएससी, इन सब के बारे में अपने को डिस्कस करना है। इनके जितने भी स्टैटिक फैक्ट है, जैसे कौन से आर्टिकल के अंदर इनकी पावर्स लिखी है, इनके कार्य, इनका गठन, इनको हटाना, इनको लगाना यानी नियुक्ति, ठीक है, इनकी शक्तियां और इनकी स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की गई है। फिर उसके अलावा क्रिटिसिज्म यानी आलोचना, आलोचना बोल दो या अपने चुनौतियां बोल देते हैं या कमी बोल देते हैं, वो चीज अपने को पता होनी चाहिए। इन तीनों ये आगे जो भी बॉडीज आएंगी उनके बारे में। चुनाव आयोग की जब बात आती है तो थोड़ा सा अपने यहाँ पे चुनावों को भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि वो मेंस में डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ, बट इसके थ्रू पूछ सकते हैं, प्लस इंटरव्यू में तो पूछ ही सकते हैं। उसका तो कोई सिलेबस है नहीं, उसमें तो जो भी चल रहा होगा वो पूछेंगे। तो कुछ मुद्दे हैं जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन, जिसको हम साइमल्टेनियस यानी एक साथ चुनाव कराना बोलते हैं। फिर चुनाव सुधार की बात करते हैं अपने, ठीक है। फिर वोट चोरी जैसे मुद्दे चल रहे हैं, है ना, और अपराधीकरण जो चल रहा है, राजनीतिक अपराधीकरण, ये सारे जो मुद्दे हैं, और भी कुछ मुद्दे होंगे जो मैं डाल दूंगी, बोल देना उनको ग्रुप फॉर्म करने के लिए। तो वो सारे अपने को कवर करने हैं, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन से आएगा तो इससे आ जाएगा, अदरवाइज इन इन जो क्वेश्चन है उनसे फ्रेम होगा। फिर लैंग्वेज जो होती है वो अपनी तरह से वो एक इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज बना के देंगे, जो आज के क्वेश्चंस में आपने देखी थी, पूछेंगे वो यही चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, मतलब लिखनी अपने को वही है। जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन जो है भारत में चुनावी शासन को अधिक कुशल और लागत संचयकारी बना सकता है। यानी कि ये क्या पूछ रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, इसके पॉजिटिव्स पूछ रहे हैं, यानी इसके फायदे पूछ रहे हैं अपने से, ठीक है। इस पूरी लैंग्वेज का यहाँ तक ये मतलब है। दूसरा है, किंतु ये संघवाद, लोकतंत्र, बहुलवाद और उत्तरदायित्व के सिद्धांतों पर गहरा प्रभाव डालते हैं, यानी ये नेगेटिव्स भी पूछ रहा है, ठीक है। कि ये संघवाद, और स्पेसिफाई भी किया इन्होंने कि यहाँ पे इसके पॉजिटिव्स बताओ कि कुशल और लागत संचयकारी कैसे बनाएगा चुनावी शासन को, और नेगेटिव में भी इन्होंने फिक्स कर दिया कि संघवाद, लोकतांत्रिक, बहुलवाद और उत्तरदायित्व के सिद्धांतों पर गहरा प्रभाव कैसे डालेगा। तो नेगेटिव्स में अपने को बाकी चीज लिखे नहीं लिखे, ये 3 पॉइंट जरूर लिखने, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ही दिए हैं। फिर उसके बाद में अपने को 2 लाइन तो बचानी है वे फॉरवर्ड के लिए। वे फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की राह, जिसको हम बोलते हैं कि क्या किया जा सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और निष्कर्ष तो लिखना ही है, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मेट रहेगा पूरा। भूमिका के अंदर हम सिर्फ मतलब इसका इंट्रो दे सकते हैं, या तो हिस्ट्री से उठा लो आपकी, पहले हुए ही करते थे एक साथ चुनाव सारे, ठीक है। फिर कोई कमीशन की, अगर जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है, नीति आयोग विधि आयोग ने कहा है कि हमें करवाना चाहिए, उससे फायदा होगा, वो लिख दो। या फिर एक्चुअल में होता क्या है वो भी लिख सकते हो, कि क्या होता है ये साइमल्टेनियस इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन, जो अपनी पार्लियामेंट है, अपनी विधानसभा है, उन सबके चुनाव एक साथ हुए, ठीक है जी। हाँ, 100 दिन के बाद जो रामनाथ कोविंद की जो सिफारिश थी समिति की, वो है, ठीक है। इसका तात्पर्य कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना, यह विचार 1952-67 के दौरान प्रचलन में था, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर सब एक साथ चुनाव शुरू हुए थे, बाद में बीच बीच में हमें गठबंधन की सरकारें वगैरह ये सब देखने को मिली, तो ये इश्यू क्रिएट हुआ। क्या बंद होगी क्या क्लास, पता नहीं, चलो अपने तो करते हैं। शायद ऑनलाइन क्लास बंद होगी, एक मिनट में इन्फॉर्म कर देती हूँ। हेलो, ऑनलाइन क्लास एक बार रुक गई है, देखो यहाँ तो एक बार चेक करो आप लैपटॉप पे। ठीक है, चलो, ठीक।
तो इससे क्या है, संसद की जो स्थायी समिति है इन्होंने भी रिकमेंड किया, इससे क्या होगा, कुशल शासन की दिशा में, जिसको हम सुशासन, गुड गवर्नेंस वगैरह भी बोलते हैं, तो इफेक्टिव जो शासन है उसके अंदर एक अच्छा प्रयास है। तो यहाँ अपने को याद क्या करना है कि एक तो होता क्या है, दूसरा किस किसने रिकमेंड किया है। तो नीति आयोग ने, विधि आयोग ने और संसद की स्थायी समिति ने समय समय पर रिकमेंड किया है। इससे क्या होगा कि हम, एक तो हम बोल रहे हैं और एक हम ये लिखे नीति आयोग ने ये चीज सजेस्ट की है, तो ये बहुत मतलब अच्छी चीज हो जाएगी, सपोर्ट मिलेगा अपनी बात को। अब हम इसके लाभ पे आते हैं सीधा सीधा, क्योंकि उन्होंने पहली लाइन पूछी ये थी। तो आर्थिक और प्रशासनिक लागत में कमी आएगी। तो कैसे है कि देखो, अभी अपने देखते हैं चुनाव के टाइम पे कुछ काम और एक तो और होते ही नहीं है। सभी जो लोग हैं, जो सरकारी जितनी भी बॉडी है, उनका सबका काम, इस इलेक्शन कमीशन के पास खूब पावर आ जाती है, तो वो कहीं से भी जो है डेपुटेशन पे बुला सकते हैं पावर को। फिर उसके बाद में स्कूल्स वगैरह अपने को चाहिए होती है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो होती है, रिसोर्सेज चाहिए होता है। अभी मान लो अब चुनाव हुए, फिर अगले साल फिर चुनाव हो रहे हैं, फिर अगले साल फिर जो लगातार 3 साल इतना सारा खर्चा लगेगा। तो एक साथ चुनाव कराएंगे तो वो लागत में कमी आ जाएगी। तो लिखना कैसे है कि आर्थिक और प्रशासनिक लागत में कमी आएगी, चुनावों पर केंद्र राज्य सरकारों के हजारों करोड़ का व्यय घट जाएगा, पुलिस फोर्स जो होती है, प्रशासन, शिक्षकों की चुनाव में ड्यूटी है, इनमें कमी आएगी। तो अब ये पुलिस फोर्स का और शिक्षकों का मेन काम तो चुनाव कराना नहीं है ना, तो जब चुनाव में कम से कम दिन उन्हें देने पड़ेंगे तो अपना कोर जो वर्क है वो ज्यादा कर पाएंगे, जो उनका मूल कार्य है। फिर जो पॉलिसी कंटिन्यूटी है ना, वो बनी रहेगी, नीति की निरंतरता। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, पॉलिसी पैरालिसिस। पॉलिसी पैरालिसिस का मतलब होता है कि जब आचार संहिता लगी हुई होती है, तो आपको पता है कोई भी नई पॉलिसी जो है, नई कुछ भी नहीं आ पाता, नया काम कुछ भी नहीं होता, पुराने भी इनफैक्ट बहुत हद तक रुक जाते हैं, अपनी वैकेंसी भी नहीं अनाउंस हो पाती, बहुत कुछ होता है। तो इस चीज को बोलते हैं पॉलिसी पैरालिसिस का काल हो जाता है। तो बार बार चुनाव होंगे तो बार बार आचार संहिता लगेगी, तो ये प्रॉब्लम अपने को देखने लगती है। बार बार आचार संहिता लगने से विकास के कार्यक्रम रुक जाते हैं। एक साथ चुनाव होंगे तो दीर्घकालिक नीति निर्माण सुदृढ़ होगा। ठीक है, पॉलिसी में निरंतरता रहेगी, पॉलिसी पैरालिसिस नहीं आएगा उससे। राजनीतिक स्थिरता कैसे रहेगी? तो जो बार बार चुनाव हो रहे हैं, क्षेत्रीय चुनाव, उनसे जो परमानेंट कैंपेन मोड है वो समाप्त हो जाएगा। और एक तरीके से हम देखते हैं कि जो हर 5 साल के अंदर अपने को मिलते हैं, मतलब जो भी नेता वगैरह आते हैं, फिर उसके बाद में उनका मुख्य काम क्या है, विधायिका का कार्य करना, है ना, मतलब लेजिस्लेशन का काम करना। लेकिन जब जब चुनाव आएंगे तो आप देखते भी हो, जैसे मान लो भी बिहार में चुनाव थे, तो राजस्थान के नेता भी गए थे ना यहाँ से कैंपेन करने। ये कुमारी जी गए थे, कांग्रेस से अशोक गहलोत जी गए थे। तो अब यहाँ का काम छोड़ के वो वहां गए। तो ऐसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग विधानसभा के चुनाव होंगे, तो उनको वहां जाना पड़ेगा, तो वहां पे भी अपने को जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी अगर एक साथ चुनाव करें। फिर मतदाताओं को सुविधा होगी। अब जैसे कि इसमें जो लैंग्वेज उससे बेटर मैं आपको बताती हूँ, जो माइग्रेट हो चुके हैं जो मतदाता, जैसे अपने हैं, अपने अपने जगह से नहीं है, मतलब जहाँ यहाँ जयपुर प्रॉपर से नहीं है, तो जहाँ जहाँ से हम आए हैं वहां पे भी तो चुनाव होते हैं। तो अब 5 साल में एक बार जाना हो तो हम जा सकते हैं, बट हर 6 महीने में अगर अपने को बुलाए, या हर साल में 2 बार बुलाए, 3 बार बुलाए, तो अपने भी प्रॉपर नहीं जा सकते हैं। तो जो ओवरऑल चुनाव में मतदान होते हैं उसकी संख्या में भी वृद्धि होगी, और जो माइग्रेंट होते हैं, जो प्रवासी मतदाता है, उनको सुविधा हो जाएगी इस चीज से, तो उनका सुनिश्चित हो जाएगा कि वो वोट देंगे ही नहीं। चुनौतियां क्या आएगी इसमें? संघवाद पर प्रभाव पड़ेगा। अनुच्छेद 172 है, ठीक है, और अनुच्छेद 83 जो है, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि विधानसभा का कार्यकाल और लोकसभा का कार्यकाल जो है वो एक फिक्स है अपने ध्यान में। अब एक साथ चुनाव कराएंगे तो सेंटर के साथ ही अलाइन करेंगे उसको, ऐसा तो नहीं है ना किसी एक स्टेट को ध्यान में रख के अलाइन करेंगे उसके साथ। तो जो अलग अलग राज्य हैं, जैसे मतलब मान लो यहाँ पे आज सरकार बन गई, और बिहार में 2 साल पहले बनी थी, या पंजाब में 3 साल पहले बनी थी, तो जब हम इनको लेके आएंगे एक साथ, तो किसी ना किसी का वेतन हमें पहले करना पड़ेगा, किसी का हमें एक्सटेंशन देना पड़ेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। यानी कुल मिला के कई राज्य जो हैं, उनकी जो सरकार है उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये संघवाद के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। गठबंधन की सरकारें और अस्थिरता, यदि कोई राज्य सरकार बीच में गिर जाएगी तो क्या करेंगे अपने? ठीक है, तो क्या पूरे इंडिया के अंदर दोबारा हम चुनाव कराएंगे? जैसे मतलब गठबंधन की सरकारें तो अस्थिर ही होती है, बीच में गिर गई तो हम क्या करेंगे? ये एक बड़ा प्रॉब्लम।
ठीक है। कंस्ट्रक्टिव वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस, ठीक है, जैसे संवैधानिक संशोधन आवश्यक होंगे तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा उसमें कंस्ट्रक्टिव वोट जो है इस टाइप के अपने को बड़े संशोधन करने पड़े, और संशोधन भी आसान नहीं होंगे। अपनों ने संशोधन के अंदर पढ़ा था ना कि कुछ ऐसे संशोधन होंगे जिसके हमें आधे राज्यों की अनुमति चाहिए होगी, तो वो वाले कंसर्न भी अपने को रहेगा इसके। लोकतांत्रिक बहुलवाद, ये थर्ड सेगमेंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय विमर्श में दब सकते हैं। अभी अपने देखते हैं जैसे अलग अलग टाइम पे चुनाव होंगे तो सेंटर के टाइम पे तो सेंटर के मुद्दे चलते हैं, स्टेट के टाइम पे स्टेट के मुद्दे चलते हैं, बट एक साथ चुनाव हो रहे हैं, जो सेंटर की राजनीति है वो हावी हो सकती है राज्य की राजनीति, और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो दब जाएंगे, और जो सेंटर के मुद्दे हैं बड़े मुद्दे बस वही सुनाई देंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। बड़ी पार्टियों को लाभ मिल जाएगा, छोटी पार्टियों को नुकसान मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो सिर्फ सेंटर को देख के ही, मतलब सेंटर में कौन बैठा है उसको देख के वोट करते हैं। फिर संवैधानिक संशोधन की जटिलता, इनमें जो है आधे राज्यों का अनुमोदन वगैरह करना आवश्यक है, ये सारे मुद्दे इसमें। निष्कर्ष ये है कि ऑब्वियसली वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, विधि आयोग नीति आयोग ने कहा है, तो अच्छी चीज ये तो अपने को पॉजिटिवली लिखना है, ठीक है, कि चुनावी तंत्र को कुशल और कम लागत वाला करेगी, स्थिर शासन और सक्षम बनाएगी, लेकिन इसे लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन, राजनीतिक सहमति और राज्यों की स्वायत्ता तथा लोकतांत्रिक विविधता का भी हमें संतुलित करना होगा, ध्यान रखना होगा। फिर मेन है इसमें ये वे फॉरवर्ड, मतलब आगे की राह क्या है। तो जो रामनाथ कोविंद समिति है उनकी अनुशंसाओं के आधार पे हम जो है कार्य कर सकते हैं। फिर सर्वदलीय सहमति होनी चाहिए, सारे राज्यों की भागीदारी अपने को सुनिश्चित करनी होगी, जिससे हम संघवाद वाला सोल्यूशन कर देंगे, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे, जैसे पहले लोकसभा के साथ कुछ राज्यों के चुनाव करा दो, फिर धीरे धीरे सभी को उसमें अलाइन कर दो। फिर लॉजिस्टिक मजबूती, जैसे ईवीएम, वीवीपीएटी, सुरक्षा बल, इन सबको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि चुनाव आयोग की क्षमता को बढ़ाया जा सके। इस तरीके से अपने को इसको हैंडल करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, फिर चुनाव सुधार के भी हम लिख सकते हैं, जैसे आचार संहिता, चुनावी व्यय और फंडिंग के अंदर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, तो ये सारे भी फॉरवर्ड हो गए। इसके अंदर क्या क्या सोल्यूशन किया जाए। अब है कि भारत में चुनाव आयोग ने कई सुधारों की पहल की है, यानी ये पूछ ही रहा है कि आज तक क्या सुधार किए हैं, आज तक सुधार क्या किए, क्या क्या सुधार किए बताओ। चुनाव आयोग ने आज तक क्या सुधार किया, आप बताओ, याद है कुछ, आप बताओ। ठीक है, पहचान पत्र का हो गया थोड़ा, हाँ, ईवीएम मशीन्स हो गई, वीवीपीएटी हो गया, हाँ, जो है दो जगह से ही लड़ सकते हैं, टू कंसिस्टेंसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकते हैं, और स्वीप, सी विजिल, हाँ, बूथ कैप्चरिंग पे, ये मेन चीज है जो अपने को याद करनी है। तो आप जैसे आपको मैं बोल रही हूँ, जैसे क्वेश्चन अपने टॉपिक पढ़ेंगे तो उस पे आप सर्च करके आओ कि अभी करंट में क्या चल रहा है। जैसे अपने बोलते हैं ना करंट अफेयर्स बहुत जरूरी होता है, वो करंट अफेयर्स जरूरी नहीं होता जो वो डेली करवाते हैं क्लास के अंदर या फिर जो न्यूज़पेपर में आता है। करंट अफेयर का मतलब होता है जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हो। अब सिलेबस में चाहे आज आया हो, चाहे 10 दिन पहले, चाहे 1 महीना पहले, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो जितने भी चेंजेस है काफी टाइम से लगातार चले आ रहे हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन है उससे रिलेटेड करंट अफेयर क्या है कि इलेक्शन कमीशन प्रयास करेगा, तो नेट पे आप देख लेना और वो सारी एक जगह लिख लेना। वैसे इसमें लिखा हुआ ही है पर खुद से भी आप एक बार सर्च करना, ठीक है। तो इसके अंदर अपने बात करते हैं। पहला तो ये था कि क्या पहल की है, परंतु चुनाव प्रणाली में विश्वास बहाल करने के लिए अभी भी व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। यानी एक तो ये पूछ रहे हैं कि आज तक क्या सुधार किए और आगे क्या होने चाहिए, बस ये दो ही चीज पूछी है, उसको हम अभी बात करेंगे उसके बारे में। तो देखो, भारतीय लोकतंत्र की सफलता का आधार क्या है, फ्री और फेयर इलेक्शन, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज है भाई, एकदम साफ तरीके से निष्पक्ष तरीके से चुनाव होने चाहिए, और उसको चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। आर्टिकल 324 भी आप यहाँ पे लिख दो अगर आप इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो अभी भी देखो, हालांकि बहुत सुधार किए लेकिन फिर भी अभी चुनौतियां हैं, तो पहले सुधार लिखो। प्रमुख सुधारों में क्या है, ईवीएम, वीवीपीएटी,
ईवीएम मशीन्स होती है, पता है? वीवीपीएटी पता है? जब अपने वोट देते हैं तो एक पेपर ऑडिट ट्रेल निकलता है, उसको बोलते हैं वीवीपीएटी। मतदान केंद्रों का पुनर्गठन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कड़ा परिवर्तन, सी विजिल ऐप, यानी कि अगर कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका पालन नहीं कर रहा है अच्छे से, कोई शिकायत करनी है तो सी विजिल ऐप पे कर सकते हैं। नोटा का प्रावधान, मतदाता सूची, स्वीप एक कार्यक्रम है जो मतदाता है उनको जागरूक करने के लिए लेके आए थे। मतदाता सूची का डिजिटलीकरण कर दिया इन्होंने। विशेष सारांश पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। जो एसआईआर है अभी न्यूज के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिविजन को बोलते हैं, जितनी भी जो अपनी मतदाता सूची है उनको अपडेट कर रहे हैं बहुत तेजी से, सारे डॉक्यूमेंट्स है ना, उसको एसआईआर बोलते हैं। ठीक है, इसमें चुनावी प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ी है। तो ये तो अपनों ने बता दिया इतना कि ये इससे फायदा। अच्छा, आपसे एक इससे हटकर एक क्वेश्चन पूछती हूँ, बीएलओ की डेथ हो रही है अभी, क्यों इतने सारे बीएलओ की डेथ? हाँ, वर्कलोड, ठीक है, ये तो आपको पता है भाई। और लेकिन अगर अपने से पूछ ले, हाँ, तो इसका सोल्यूशन बताओ चलो आप मेरे को। देखो, बीएलओ की जो डेथ हो रही है ना, इसका समाधान क्या है बताओ। देखो, बीएलओ की डेथ एक तो सामान्य कारण होंगे ना, सामान्य कारण। एक तो जैसे बीएलओ ज्यादातर शिक्षक वगैरह इनको लेते हैं, है ना, या फिर वीडियो होंगे, पटवारी होंगे, वो ऑलरेडी ऑलरेडी उनके पास कुछ कार्य होगा, है ना। और अधिकतर जो इस एज के अंदर होते हैं वो बीपी, शुगर, ठीक है, इन सब के मरीज होते हैं ऑलरेडी। उनके पास ऑलरेडी खुद का काम होता है, फिर उनपे ये वर्कलोड दे दिया गया। अब देखो, एक एक बीएलओ को दो दो बूथ का काम दे दिया, ये प्रॉब्लम आ गई। तो वन बीएलओ वन बूथ एक सोल्यूशन हो सकता है, पहली चीज। दूसरा, इनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है जो डिजिटल चीजें है ना, आप देखोगे कि वो काम नहीं करती। जब आप भी सर्विस में आओगे ना, तो जो गवर्नमेंट वाली चीजें हैं वो इतना एग्जैक्ट काम नहीं करती। और इनका ऐसे नहीं है कि इनका कोई कस्टमर केयर भी बना होता है जिससे पूछ के और तुरंत सोल्यूशन हो जाए। इनको आपस में पूछ पूछ के करना पड़ता है, और नहीं हो रहा तो क्या सोल्यूशन है इसका। तो ये वाली प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, इनको समझ ही नहीं आ, इनको तो ऊपर से आदेश मिल जाता है कल तक इसको सारों को अपलोड कर दो। अब अपलोड ही नहीं हो रहा, मतलब फैच ही नहीं हो पा रही चीजें। जैसे मैं स्कैन करूँ, स्कैन नहीं हो रही, अपलोड करना चाह रही हूँ, अपलोड नहीं हो रहा, साइड में प्रॉब्लम आ रही है। अब ऊपर मैं जवाब दूँ तो बहाने लगते हैं, क्योंकि कई बार बहाने बनाते भी हैं लोग। तो यहाँ पे इसमें सुधार आवश्यक है, या इसका कुछ कस्टमर केयर इनको करना चाहिए। फिर इनको एक टूल किट देनी चाहिए, बहुत ज्यादा सर्दियों के लिए वैसी। जी, हाँ, हाँ, एक शिकायत निवारण इनके लिए भी बनाना चाहिए, शिकायत निवारण तंत्र। मैं इसलिए बीच में बता रही हूँ क्योंकि एक तो टॉपिक अभी न्यूज में है, दूसरा चीज हमारा दिमाग ऐसे बन जाना चाहिए कि प्रॉब्लम हम एक तो होता है ना चाय वाली चर्चा, वो नहीं करेंगे अपन, कैसे हो जाना चाहिए, सरकार ही बदल दो, बीएलओ मर रहे हैं, ऐसा नहीं। बीएलओ की प्रॉब्लम्स पहले अपने को पता होनी चाहिए, फिर वो बीएलओ की सोल्यूशन अपने को पता होनी चाहिए। एक इनको टूल किट अपने दे सकते हैं, ठीक है, टूल किट दे सकते हैं, बहुत ज्यादा गर्मियों के लिए वैसी, बहुत ज्यादा सर्दियों के लिए उस तरीके की, और बारिश के मौसम के लिए वैसे। जैसे बारिश के अंदर हम रेन कोट वगैरह उसमें ऐड कर सकते हैं, सर्दियों के लिए उस तरह की चीजें, फर्स्ट एड किट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। प्लस उन्हें यात्रा भत्ता देना चाहिए, ठीक है। और अगर ज्यादा जरूरत पड़े तो उन्हें वॉलंटियर्स हमें प्रोवाइड करवानी चाहिए। वॉलंटियर्स तो बन सकते हैं उन्हें ना, मुझे नहीं पता, वो तो उसी के अकॉर्डिंग मिलते होंगे उनको। हम्म, बहुत ज्यादा वर्कलोड है, फिर इनके वर्किंग आवर फिक्स करने चाहिए। हाँ, नहीं रेगुलर काम नहीं करते, पर दिमाग में तो वो चलता ही है ना उनके, भाई वो खत्म थोड़ी हुए हैं। आज जैसे अगर अपने भी डिपार्टमेंट का पहले का तो अपने ध्यान में है ही, फिर हम अपने डिपार्टमेंट से दूर जाते हैं तो वैसे ही दिमाग खराब होता है, वहां पे भी तो कुछ चीजें चल रही होगी। हाँ, हाँ, ये अच्छी बोली है आपने, लोग सपोर्ट नहीं करते, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम, गेट नहीं खोलते हैं लोग, गेट तक नहीं खोलते हैं, तो अवेयरनेस प्रोग्राम उनके अंदर भी। हाँ, बार बार चक्कर कटवाते हैं, तो ऐसे बार बार हम गाइडलाइंस जारी करें, दिशा निर्देश लोगों के लिए जारी करें, ये चीजें आप पहले से तैयार रखें।
और अगर डेडलाइन फिक्स कर दी है इनके लिए भी, तो अभी तो जैसे बीएलओज बार-बार आ रहे हैं, आपने एक डेडलाइन फिक्स कर दी, उसके बाद में स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट को ऐसे दिशा निर्देश जारी करने चाहिए कि अब हम नहीं आएँगे आपके डोर पे, अब आप आओगे हमारे डोर पे। मतलब आप फिक्स कर दो, एक बूथ बना दो सेंट्रलाइज्ड। हाँ, वैसे तो हो रहा है बट स्ट्रिक्ट एक गाइडलाइन हो जानी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने को सोचनी चाहिए, क्योंकि लगातार हो रही है, मतलब रुक नहीं रही है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बुरी चीज़ है। जैसे अपने काम करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं ना, तो स्ट्रेस आता है ऑटोमेटिकली। सुबह उठना है, पूरे रात दिमाग में चल रहा है, तो ये भी तो स्ट्रेस है। तो इनके दिमाग में भी चलता होगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इस तरीके से। और फिर उसके बाद में इनका टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप भी करवा सकते हैं। वही फिक्स कर दो कि हेल्थ, क्योंकि देखो बीपी, शुगर और ये जो जनरल चीज़ें हैं, ये बिगड़ रही हैं, तो उनको फिर आप हटा दो ड्यूटी से। जो फिज़िकली फिट नहीं है, हाँ, नॉलेज नहीं है उस तरीके, तो उसके लिए वॉलंटियर्स रख सकते हैं हम। वॉलंटियर्स होते भी हैं, खूब लोग हैं, काम करते हैं, थोड़ा बहुत बहुत कम रेट पे भी आप स्टाइपेंड दे के भी आप लोगों को हायर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने पूछी। ठीक है, वापस आते हैं अपने चुनावी व्ययों को कम आकलन और काला धन जो राजनीतिक समानता को बाधित करता है। एकदम बैक आती हूँ मैं, एक पॉइंट छोड़ा मैंने। ठीक है, इसके बावजूद जो अपने इतने प्रोग्राम्स चला रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी कई मतलब मुद्दे हैं जो चुनाव प्रणाली के अंदर विश्वास को प्रभावित करते हैं। तो अब अपने को वो पॉइंट उठाने हैं जो आज भी, जैसे अपने को भरोसा नहीं है कि चुनाव के अंदर इतना सब कुछ करने के बाद, जैसे राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, प्रत्येक मतलब जो प्रत्याशी है उसके ऊपर छोटा मोटा केस चल ही रहा है, और अनेक पे तो बहुत गंभीर आरोप चल रहे हैं। ठीक है, फिर भी वो चुनाव लड़ते हैं। तो अपने को लगता है ना क्या सिस्टम है अपना, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा जो चुनावी व्यय है, जितना एक्चुअल में होता है उतना नहीं दिखाते, कम आकलन कर देते हैं उसका। जैसे ब्लैक मनी वगैरह, ये सब सिस्टम पे अपना भरोसा उठता है उसकी वजह से। चुनावी बॉन्ड जैसे अपारदर्शी फंड्स आते हैं, चुनावी बॉन्ड एक अच्छी चीज लेके आए थे, बट वो बहुत ज्यादा इंट्रांसपेरेंट है, तो ओपेक है, एक तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया आधारित दुष्प्रचार और फेक न्यूज, इससे मतदाताओं की मानसिकता प्रभावित होती है। आपको पता है ना, यूएसए का चुनाव तक प्रभावित हो गया था सोशल मीडिया की वजह से। तो इंडिया का चुनाव तो बहुत आसानी से प्रभावित हो, क्योंकि इंडिया के लोग मतलब थोड़े ज़्यादा इमोशनल होते हैं यूएसए से। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसका कुछ मतलब व्यापक तौर पे अपने कोई सोल्यूशन है नहीं। ईसीआई की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनकी नियुक्ति आपको पता ही है, पहले कैसे करते थे, डायरेक्ट राष्ट्रपति करते थे, फिर उसके बाद में हम अनूप वर्णवाल केस आया, उसमें थोड़ी चेंजेस आए, फिर गवर्नमेंट ने खुद ने अपने रूल निकाल दिए, तो वापस बात वो की वो रहेगी। मतलब पावर जो सेंटर के अंदर है, लगभग डिसीजन उनके हाथ में ही है। क्योंकि क्या, कौन सी समिति है जो अभी सिफारिश करती है मुख्य चुनाव आयुक्त की? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनको नियुक्त करने के लिए समिति बताओ। ऑनलाइन कोई है बताना चाहे तो? नहीं, बात नहीं, अभी जो लेटेस्ट स्थिति है उसमें है पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट स्तर के मंत्री। ये तीन लोग, तो पीएम और कैबिनेट मंत्री तो एक ही पार्टी के हैं, और वही तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्ट कर, मेजोरिटी से होगा, तो लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई रोल ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम है कि ईसीआई की नियुक्ति की प्रक्रिया पे भी जैसे हाल में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से अधिक पारदर्शी बनाने पर बल दिया है। तो ये सारी चीजें, इसलिए चुनाव प्रणाली में जन विश्वास को अगर हमें पुनः स्थापित करना है, तो व्यापक सुधार लाने पड़ेंगे, अपने को इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे। जैसे कि राजनीतिक दलों का आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, राजनीतिक फंडिंग पूर्ण पारदर्शिता वाली होनी चाहिए, तेज ट्रायल्स होने चाहिए, अगर कोई शिकायत भी कर रहा है तो फास्ट ट्रैक जो होना चाहिए, निवारण तंत्र होना चाहिए, सोशल मीडिया का नियमन अच्छे से होना चाहिए, और आयोग को संवैधानिक रूप से अधिक शक्तियां हमें प्रदान करनी चाहिए। यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था एक बार, अभी एक बार इसको बता देती हूँ। चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करने और जनविश्वास को सुदृढ़ करने के लिए संरचनात्मक, विधिक और तकनीकी सुधारों का एक व्यापक पैकेज आज भी जरूरत है। यूपीएससी में क्वेश्चन ये आया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, लेकिन फिर भी जो बहुमत की सरकार होती है या अत्यधिक बहुमत की सरकार होती है, वो उसको कहीं ना कहीं पे
जो है इन्फ्लुएंस करती है या उसका कहीं ना कहीं प्रभावित होती है उसकी चीज़। उसमें अपने को ये नहीं लिखना भाई, आधे लोग तो पॉलिटिकल चीज़ लिखा है, तो वो चीज़ें हमें नहीं लिखनी। अपने क्या बनने जा रहे हैं, सिविल सर्वेंट, अपने को क्या लिखना है कि ये इलेक्शन कमीशन है, ये इसकी चुनाव की प्रक्रिया है, ये इस पे प्रश्न उठते हैं, लेकिन फिर भी उसको स्वतंत्र बनाने के लिए ये प्रावधान है, ये सुधार किए जा सकते हैं और ऐसे। ठीक है, वहां पे अपने वो चाय वाली चर्चाएं नहीं कर। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग को सार्वजनिक वित्त का प्रहरी माना जाता है। उनकी प्रभावशीलता कई व्यवहारिक चुनौतियों से प्रभावित होती है। टिप्पणी करो। इसमें अपने को क्या लिखना था, कैग के बारे में इंट्रो दे दो हल्का सा, फिर उसके बाद में उनके कार्य शक्तियाँ, इस टाइप में अपने को लिखना है। फिर जो चुनौतियां हैं उसके बारे में अपने को आंसर करना है, और जगह हो तो एक दो सुधार के साथ अपने को उसको खत्म करना है। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक को संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत अत्यंत महत्व प्राप्त है। उन्हें भारत की सार्वजनिक वित्त व्यवस्था का प्रहरी यानी गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स ये माना जाता है, क्योंकि वो केंद्र और राज्य के खातों का लेखा परीक्षण करते हैं और वित्तीय पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करते हैं। लेकिन हाल में कुछ चुनौतियां अपने को देखने को मिली है। ठीक है, अपने कार्य बता दिए, केंद्र राज्य दोनों के खातों का लेखा परीक्षण मुख्य कार्य है। चुनौतियों पे मेन प्रश्न है, चुनौतियों पे ध्यान देते हैं। जैसे रिपोर्ट है तो ये बहुत डिले से आती है, 2-3 ऐसे फिक्स नहीं है 6 महीने में आएगी, साल में आएगी, 2-2 3-3 वर्ष के बाद रिपोर्ट संसद में पहुंचती है। इसमें दोष निर्धारण और सुधार की प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज गवर्नमेंट को 1 साल ही बचा है खत्म होने में, और आज कैग की रिपोर्ट रखी। अब उस आज कैग ने रिपोर्ट दी और वो संसद में 2-3 साल बाद आएगी, तो उसमें क्या फायदा। अभी हुआ है तो अभी एटलीस्ट 5-6 महीने में तो आ जाए। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। फिर अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो वहां पे प्रॉब्लम है। जो कैग है केवल ऑडिट एनालिसिस करता है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। पता है ना, एडवाइजरी बॉडी ही है, कोई वैसे पावरफुल नहीं है। तो एक और ये भी तो है कि मरे हुए का पोस्टमार्टम जैसा ही होता है इसके अंदर, तो प्रिवेंटिव नहीं है ये कि कोई चीज को प्रिवेंट कर ले, होने से रोक दे। ठीक है, और इसकी कार्यवाही पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव पे और पीएसी का मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, उसके ऊपर निर्भर करती है। फिर वही तो, वो भी नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली पावर तो गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव के पास है, रियल पावर वही एंजॉय करते हैं। फिर हम बात करें तकनीकी क्षमता की सीमाएं क्या है, तो डिजिटल अर्थव्यवस्था, आईटी ऑडिट, पीपीपी प्रोजेक्ट, स्मार्ट गवर्नेंस के लिए उच्च तकनीकी विशेषज्ञता की कमी है। टेक्निकल जो है लैक है अभी भी। जटिल वित्तीय तंत्र का ऑडिट कठिन हो जाता है। राजनीतिक संवेदनशीलता और विवाद, 2G कॉल ब्लॉक इत्यादि में क्या आकलन पर राजनीतिक विवाद, कई बार रिपोर्टों की विश्वसनीयता जो है, राजनीतिक हमले जैसे संस्थागत छवि भी प्रभावित होती है। अच्छा, एक और चीज आपको याद होगी, बीच अपने को पता है। अच्छा, ये बताओ आप कि पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं क्या या नहीं होते। हाँ, तो नहीं होती उनकी, लेकिन फिर भी बीच में एक डिस्प्यूट हुआ था 2000 शायद 16-17 के आसपास, किसी को पुनर्नियुक्ति देने की बात चली थी या दी गई थी, ऐसा है। मैं एग्जैक्ट तो रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, एक बार आप देखना इससे रिलेटेड। तो ये भी एक विवाद रहा। ठीक है, फिर राज्यों में सहयोग की कमी है। राज्य सरकारें समय पर रिकॉर्ड ही नहीं देती हैं। राज्य स्तरीय जो पीएसी है यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, उनका ढांचा बहुत कमजोर है। फिर संसाधनों की कमी, स्टाफ की कमी, प्रशिक्षण की, स्किल्स की कमी। आपको पता है ना, ऑडिटिंग का काम बहुत टिपिकल काम है, आपको तो पता ही है। ठीक है, बहुत टफ काम है ऑडिट का काम। जी नहीं, पर वैसे अगर प्रॉपर आप करोगे तो बहुत टफ काम है ऑडिटिंग का काम, अंकेक्षण का काम। जो सीए वगैरह होते हैं ना, यही तो है क्या, देश का सीए, तो उनका काम बहुत टफ होता है। तो हर जो स्टाफ होता है उसके पास इतना स्किल्स भी नहीं होते, और चलो वो सीखते हैं, इतने में एक नई चीज आती है, जैसे एआई आ गया और आ गया, तो ये सब चीजें हैं। तो एआई जैसे क्षेत्र है, साइबर वित्त, इनमें इनकी सीमित क्षमता है, तो ये सारी इनकी चुनौतियां हैं। अब अपने थोड़े से सुधार दे देते हैं। जैसे टाइम बाउंड मैनर में ऑडिट होनी चाहिए, फिक्स कर दो टाइम। तकनीकी विशेषज्ञों, डेटा एनालिसिस जो होते हैं साइंटिस्ट वगैरह, उनको हमें उसके अंदर टीम में लेना चाहिए। आईटी ऑडिट टीमों की नियुक्ति करनी चाहिए।
पीएसी और सीओपीयू यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जो लोक उपक्रम होते हैं ना, उनके ऊपर की जो समिति होती है, उनको अधिक संसाधन, तकनीकी समर्थता और नियमित बैठकें उनकी आयोजित करानी चाहिए हमें। फिर कैग ने रिपोर्ट दे दी तो उसको फॉलोअप का अधिकार भी देना चाहिए, या फिर हम उसको इम्प्लीमेंट भी करवा सकें, ऐसा कुछ उन्हें प्रावधान हमें बनाना होगा। और राज्यों में ऑडिट प्रक्रिया के लिए बाध्यकारी दिशा निर्देश देने चाहिए, भाई हम नई चीज मांगी है तो आप हमें टाइम पे दो। तो इन चीजों से थोड़ा सुधार हो जाएगा। निष्कर्ष ये है कि कैग भारतीय लोकतंत्र की वित्तीय जवाबदेही का केंद्र स्तंभ है, लेकिन वर्तमान की चुनौतियों को दूर किए बिना इसकी प्रभावशीलता बहुत सीमित रहेगी। टाइम बाउंड मैनर के अंदर यानी समयबद्ध तकनीकी रूप से जो उन्नत कार्यवाही सक्षम ऑडिट प्रणाली ही सार्वजनिक वित्त में विश्वास को सुदृढ़ कर पाएगी। तो ऐसा एक कंक्लूजन अपने को लिखना है, ठीक है। लैंग्वेज आपकी अलग हो सकती है, बट बात वही होनी चाहिए कि इंट्रो में आप कैग के बारे में बता दो और उसके फायदे, उसके अंदर चुनौतियां, उसमें सुधार, और फिर ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 315 और 323 के संदर्भ में यूपीएससी की संवैधानिक स्थिति, शक्ति और सीमाओं का विश्लेषण। ये पूरा स्टैटिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको 3 चीजें बतानी है सारे आर्टिकल बताते हुए कि इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, इसकी शक्तियां क्या है और इसकी सीमाएं क्या है, इनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो संविधान के अंदर 315 से 323 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, और जिससे स्वतंत्र, निष्पक्ष और मेरिट आधारित जो है सिविल सेवा प्रणाली बनाई गई थी। अभी संवैधानिक स्थिति की बात करते हैं तो संघ के लिए एक बना हुआ है, राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग है, और यूपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है और कार्यपालिका से पूरी तरह पृथक, बहुत ज्यादा ऑटोनोमस बॉडी है। तो सबसे पहले एक संवैधानिक निकाय है, दूसरा एक स्वतंत्र निकाय है, एक अध्यक्ष रहते हैं और सदस्यों का कार्यकाल तथा हटाने की प्रक्रिया, सब कुछ फिक्स किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और इससे क्या होता है, आयोग की संस्थागत स्वायत्ता सुनिश्चित की जाती है। इसको हटाने का तरीका, इसको लगाने का तरीका, ये सभी लिखना था इसके अंदर अपने को। और आयोग को वित्तीय सुरक्षा भी प्राप्त है, जो भी है अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर बाधित रहता है। यूपीएससी की शक्तियों की बात करें तो अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं की भर्ती का आयोजन करवाता है, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, इन मतलब इन सब के अंदर सलाह देता है। कार्मिक प्रशासन से जुड़े हुए अनुशासन वाले जो मामले भी होते हैं ना, डिसिप्लिनरी एक्शन, उनके अंदर भी परामर्श देता है। सरकार की मांग पर किसी एक सेवा के संबंध में उपयुक्त सलाह भी देता है। तो ये सब उसके मुख्य कार्य है। विवेकाधीन कार्य क्या है कि सरकार की मांग पर विशेष परीक्षाएं आयोजित कराना और भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार का सुझाव देना। यूपीएससी की सीमाएं क्या है कि एक तो जो इसके रिपोर्ट और निर्णय होते हैं वो गैर बाध्यकारी है। जो चीज मैंने लिखी है देखो, सब में लिखा है सलाह देना, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने बोल दिया वही होगा। इवन अगर अपने बात करें कार्मिक प्रशासन के अंदर, मैंने लिखा है ना डिसिप्लिनरी मामलों के ऊपर वो करना एक्शन। सीवीसी भी तो करप्शन के मामलों में जांच करता है, तो सीवीसी और इसकी कई बार टकरा भी जाती है बातें, तो वहां पे भी ऐसे कुछ फिक्स नहीं है इसके पास पावर। यूपीएससी की सलाह सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, जिससे इसकी स्वायत्ता कमजोर होती है। नियुक्ति प्रक्रिया के अंदर कार्यपालिका की भूमिका रहती है। अध्यक्ष, सदस्य, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी सलाह पे काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो एक तरीके से कार्यपालिका के थ्रू ही ये लोग आते हैं। संसाधन और समय सीमा, आपको पता है कितने सारे अभ्यर्थी बढ़ रहे हैं, परीक्षा बढ़ रहे हैं, माल प्रैक्टिसेस बढ़ रही है, उनके पास संसाधन की कमी रहती है। तकनीकी और प्रशासनिक सीमाएं हैं, नई टेक्नोलॉजी जैसे एआई आधारभूत मूल्यांकन, साइबर सुरक्षा, ये सब प्रॉब्लम्स अभी भी है। जैसे कोई हैक भी तो कर सकता है इनके सिस्टम को, किया भी था यूपीएससी की वेबसाइट को एक बार, वैसे कोई नुकसान नहीं हुआ बट वेबसाइट हैक हो गई थी। और एआई वगैरह है यहाँ पे, इससे रिलेटेड मूल्यांकन अभी भी नहीं हो पा रहा। सुधारों पर सीमित ही परिवर्तनीय अधिकार है। आयोग की सिफारिशें तो देता है पर उन्हें लागू करने का अधिकार नहीं है। जी, वो लिखे हैं थोड़ी। हाँ, वो लिख सकते हैं, माइल प्रैक्टिस बोलते हैं ना हमने, जो एक तरीके से बोलते हैं। क्या करवा दी? नकल? अच्छा। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है साउथ के। हाँ, ये भी चीजें चलती है। बस बस। ठीक है,
तो यूपीएससी भारत की प्रशासनिक व्यवस्था की मेरिट, निष्पक्षता और पारदर्शिता का संरक्षक है। हालांकि इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अपने ये काम करता है कि भाई अगर सलाहकारी है तो उसको थोड़ा थोड़ा बाध्यकारी बना दो, टेक्नोलॉजिकल और जो अपने ह्यूमन रिसोर्स है वो सपोर्ट ज्यादा दे दो, नियुक्ति में पारदर्शिता ले आओ, ये सब चीजें होती है सुधार के लिए। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनने का चांस प्री में ज्यादा रहता है, मेंस में कम, पर फिर भी एक बार कर लिया तो आपको भी तसल्ली हो जाएगी। सेम स्टैटिक क्वेश्चन है आर्टिकल 324 के अंदर, इलेक्शन कमीशन की संवैधानिक स्थिति, जो शक्तियां और सीमाएं हैं उनको अपने को बताना है। आते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो भारत के लोकतंत्र की रीढ़ है निर्वाचन प्रक्रिया, और उसके सुनिश्चित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दी है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 के तहत संवैधानिक स्वतंत्रता और व्यापक शक्तियां दी गई। अच्छा आप बताओ मेरे को, मैं तो बता दूंगी क्या क्या पावर्स दी गई है, आप लोग बताओ। आपने तो लिख दिया, आप बताओ। प्री में भी तो पढ़ते हैं अपन, कौन लगाता है इलेक्शन कमीशन को? राष्ट्रपति लगाते हैं, किसकी सलाह पर? ठीक है, लेकिन अपने से हटाने की प्रक्रिया है तो उसका महाभियोग होता है, जैसे मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के अनुसार ही इनको हटाया जाता है। ठीक है, ऐसे सीधा नहीं हटा सकते, यानी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करते। फिर उसके बाद में इनकी जो सेवा शर्तें हैं उनको, उनमें कमी नहीं की जा सकती, कटौती नहीं की जा सकती। ठीक है, और शक्तियां जो उस पे आते हैं, अनिवार्य अधिकार क्या क्या है, एक हाँ ये भी बताना कि इनके कार्य क्या क्या है, कि किस किस के चुनाव कराते हैं इलेक्शन कमीशन। ऐसे नहीं बोलते। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, या संसद बोल दो आप, है ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और अपनी राज्य की विधानसभाएं, इनके चुनाव करवाते हैं। ठीक है, लोकल बॉडी के नहीं कराते, मेरे करा देंगे चुनाव। विवेकाधीन अधिकार क्या क्या है, चुनाव की तारीख वगैरह ये सब इनको खुद ही चुनने का अधिकार है। ठीक है, या फिर बूथ कैप्चरिंग भी अगर हुई है तो वहां अगर उनको चुनाव कैंसिल करने हैं तो ये खुद से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये सारी पावर्स है। इसके अलावा जो आपने लिखा है ना उसमें ज्यादा बेटर होगा, इसमें तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा लिखी हुई है, वो चीजें आप लिख लेना, लगाना, हटाना, नियुक्ति, त्याग पत्र, वो सारी चीजें इसके अंदर आनी चाहिए। ठीक है, और उनकी अगर कोई अब सीमाएं क्या है या चुनौती क्या है, तो एक तो है ना, बाध्यकारी नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर इलेक्शन कमीशन की भी सलाह। दूसरी चीज, संवेदनशील मामलों में राजनीतिक दबाव बना रहता है, मीडिया का विवाद बना रहता है, संसाधन की कमी, सोशल मीडिया का, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे निगरानी की बहुत बड़ी चुनौती है, न्यायिक हस्तक्षेप से संबद्ध जो निर्णय है वो प्रभावी हो सकते हैं। उसके अलावा इनकी कोई योग्यता नहीं डिसाइड कर रखी, और इनकी भी पुनर्नियुक्ति होती है। बताओ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पुनर्नियुक्ति नहीं हुई, लेकिन इनकी भी पुनर्नियुक्ति के ये पात्र होते हैं, जो अपने इसमें लिखा हुआ लक्ष्मीकांत में, यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ, तो ऐसी चीज भी लिखना आप इसके। अब कंक्लूजन पे आते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है भारत के लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ है, क्योंकि ये फ्री और फेयर इलेक्शन को मतलब करने के लिए जनता का विश्वास को सुनिश्चित करते हैं, फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवा कर। आर्टिकल 324 के अंदर आयोग को संवैधानिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, लेकिन इसकी अगर हमें प्रभावशीलता को और बढ़ाना है, बेटर करना है, तो हमें उसके संसाधन बढ़ाने होंगे, तकनीकी क्षमता और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखना होगा, सुरक्षा देनी होगी। इससे आयोग, चुनाव प्रणाली दोनों ही मजबूत होंगे और लोकतंत्र को स्थायित्व मिलेगा। इस तरीके का कंक्लूजन अपने इसमें मेंशन। अब ये तो बहुत स्ट्रिक्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के सूचकांक, तो आप इनमें से कोई भी लिख दो, 4-5 और भी नेट पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे। निर्यात प्रिपेयर्डनेस वाला हो गया, स्वास्थ्य राज्य सूचकांक, भारत का पोषण एटलस, क्रेडिट रेटिंग, डिजिटल भुगतान, स्कूल शिक्षा, सतत विकास, कुछ भी लिख दो। वैसे नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन था पर इन्होंने दे ही दिया इसमें। यूपीएससी का क्या काम है, वही सारे जो डिस्कस किए थे। देखो मेन तो यही है कि अपने परीक्षाओं का आयोजन कराना, नियुक्ति करना निष्पक्ष तौर पे। फिर उसके अलावा जो पदोन्नति है, डीपीसी बैठती है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, उसका आयोजन करना, उम्मीदवार की योग्यता का आकलन, अनुशासनात्मक मामलों के अंदर जो है सलाह देते हैं। ठीक है, और सिविल सेवा के दौरान अगर कुछ दुर्घटना हो गई उसके लिए पेंशन निर्धारित करना वगैरह वगैरह, ये सारे काम आपने पढ़ ही लिए थे यूपीएससी। अब एक तो डेली आओ आप, है ना, पॉलिटी अपनी हो जाएगी थोड़े दिनों में, 7-8 दिन की बची है, बस 20 दिन में अपनी पूरी पॉलिटी आप सोच के देखो। मेंस का प्रेशर याद है आपको, दिया था ना मेंस, उस टाइम पॉलिटी कितनी बड़ी लग रही थी, होती थी खत्म ऐसे आसानी से।
या हो गई थी? हो गई थी। कैसा हुआ था? क्वेश्चन सारे आ गए थे उसमें मेंस में? वैसे नहीं करनी ना अपने को ऐसे करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि अपने को ऐसे के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, मतलब बहुत सारे मिलेंगे भी, बहुत सारे नहीं भी मिलेंगे, लेकिन आप इतने बड़े हो जाओगे, इतने मैच्योर हो जाओगे कि आप हर क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। अपनी मैच्योरिटी आ जाएगी आपकी लैंग्वेज में, है ना? डायरेक्शन मैच्योरिटी, बार बार अपने ऐसे निष्कर्ष पढ़ेंगे कि स्वायत्तता सुनिश्चित करनी चाहिए, संघवाद को बढ़ावा देना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए, ऐसे वर्ड्स अपने कॉमन इन मतलब आपस में बात करते टाइम यूज नहीं करते। जैसे अपने बोलते हैं ना कि जिसके मदर और फादर दोनों सर्विस में होते हैं, उनके बच्चे आसानी से सर्विस में आते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ गलत तरीका अपनाते हैं, क्योंकि उनके मदर फादर दिन भर डिस्कशन ही यही चीज़ों का होता है, तो वो बचपन से उस ऑरा में रहे होते हैं, उस एनवायरनमेंट में रहे होते हैं, तो वो चीज़ें उनके लिए बहुत ईजी होती है ग्रैब करना। अपने को आदत में लाने में टाइम लगता है। तो इसलिए कह रही हूँ, जितना ज़्यादा लिखोगे तो पता चलेगा ये शब्द तो निकल ही नहीं रहा है अंदर से। जैसे आज आपने क्वेश्चन लिखा था वन नेशन वन इलेक्शन, आपको आर्टिकल भी आता था कि जिन जिनमें संविधान संशोधन होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप वो चीज़ नहीं लिख पाए। ये है मेन चीज़। आप इंटरव्यू फेस करोगे, आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि आपको चीज़ें आती है, आपको बहुत अच्छे से आती है, आप बोल नहीं पा रहे, लेकिन आपको उसी टाइम याद भी है, लेकिन आपके मुंह से निकल नहीं पा रहा, क्योंकि आप में एक हेजिटेशन, शब्द सुना है ना आपने, घबराहट है, नहीं यार है। हाँ, रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन की वजह से हेजिटेशन आती है। वरना आज मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, चाहे खुद राष्ट्रपति ही पूछ ले या प्रधानमंत्री, इस पूरे मीडिया के सामने आप आराम से नाम दे दोगे उनको, और मैं पूछूंगी पक्का, तो आप जवाब भी तो कौन है वैसे, है पक्का? देखो कितने श्योर हो इसमें, क्योंकि अपने को पता है जिसमें हम श्योर नहीं होते ना, प्रॉब्लम वही आती है। आज मैं आपको कॉन्फिडेंस से पढ़ा देती हूँ तो ठीक है, अगर कोई चीज मेरी कमजोर है, मैं कॉन्फिडेंस नहीं ला पाऊंगी, तो आपको भी भरोसा नहीं होगा मेरे पे। हाँ नहीं, वैसे अपने बात कर रही हूँ, वैसे तो बहुत लोगों को नहीं पता। अच्छा। होता है। हम्म। कंसोलिडेट हो जाएगी सारी। हम्म। हम्म। पेपर देना इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब आप पेपर का मतलब क्या होता है, दिन क्यों दिलवाते हैं? ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। प्रैक्टिस तो आपकी यहाँ हो रही है। देखो अब आपको क्या करना है, आपको चीजें धीरे धीरे लिखने आ रही है, आप एक दो घंटा उस लिखने को दे रहे हो, लिखना सीख रहे हो, आपको कंटेंट पे अब ध्यान देना है कि आपका क्योंकि देखो आएगा ही नहीं ना, तो चाहे कोई से ही प्रोग्राम में बैठ जाओ, ऐसे आप खाली बातों से किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। आपको अच्छी चीजें देनी पड़ेगी। अब आप नॉलेज गेन करते रहो। यहाँ पे आपने लिखना सीख लिया, फिर उसके बाद में की थोड़ा सा देख लिया करो, ताकि आपको आइडिया लग जाए लैंग्वेज कैसे यूज करनी है, बुक की लैंग्वेज थोड़ा देखा करो। और अगर किसी को लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, तो आप शॉर्ट में आंसर लिखना शुरू कर दो, ठीक है? बहुत ज्यादा वर्ड्स मत यूज करो, वो भी चलता है, आप टॉपर्स की कॉपीज देखना, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये भी चलता है। तो खुद की जो कमियां हैं उनको आपको कोप अप करना आना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे कितने बजे मिलता है? मैं और जल्दी भेज दूंगी, दोपहर में भेज देती हूँ। ठीक है, आज की क्लास अपनी इतनी है, मिलते हैं पर